नमस्कार दोस्तों, आर एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जो पॉप टेस्ट था उसका जो मैंने कहा चित्र जब होगा तो उससे थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो आपको रोक दिया था, मतलब जो वीडियो चल रहा था उसको। तो मैं बताऊँ ये पॉप टेस्ट क्या होता है। जैसे कि यहाँ आप चित्र में आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर जो वर्नर बनाया गया है और इसमें गैस के साथ यानी जिंक के कुछ टुकड़े लिए गए इसमें, और उसमें हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस इस बीकर से निकलती है और ये जो साबुन का विलयन है, और ये बुलबुला और साबुन के विलयन के साथ थोड़ा से गुब्बारे के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब इसमें जलती हुई मोमबत्ती को लाया जाता है पास में, तो हाइड्रोजन गैस इससे जलती है और ये फटफट की आवाज़ करती है। इसी को बोलते हैं पॉप टेस्ट। मतलब जिंक सल्फ्यूरिक जिंक जो है दानेदार जिंक टुकड़ों के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर जो पीला पीला भरा हुआ है वो है। और इसकी जो क्रिया कराते हैं तो वो जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वहाँ से जो निकलती है इस बीकर से, तो उसके पास जब जलती हुई कोई भी चीज़ लाओगे आप, तो वहाँ पर जो जिंक जो बुलबुले हैं ये जो जलते हैं वायु के संपर्क में, जो फायर के संपर्क में आने से फायर होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया नीचे भी दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तन सल्फ्यूरिक अम्ल की ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जाँच की गई है, ये जो दिखाया गया है। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। हमारा जो मेन उद्देश्य था कि इसमें जो टॉपिक था वो था कि अम्ल तथा क्षारक की धातु पर क्या अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं में आया था पॉप टेस्ट। तो जिंक ने और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डाला गया था, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली और जो मोमबत्ती में लगाई जाती थी फटफट की आवाज़ आ रही थी। तो आपने देखा, तो वही इसमें लगाया गया, लिखा गया है कि हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पॉप टेस्ट, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे होती है। यानी धातु जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के अम्ल और क्षारक के साथ क्या अभिक्रियाएं होती हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि क्षारक के साथ में धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ये धातु कार्बोनेट क्या है, तो धातु के साथ में कार्बोनेट जो क्रिया करके जो सब्सटेंस बनाता है उसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट, राइट। तो यहाँ पर आगे अब देखें अम्ल की जो अभिक्रिया होती है वो धातु कार्बोनेट के साथ वो क्या है कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट मिलकर के लवण प्लस CO2 गैस तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसा कि इक्वेशन में बताया गया है कि अम्ल जो है HCl है, धातु कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट है, तथा जो आपस में क्या करके सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और जल का निर्माण होता है। दूसरा जो अभिक्रिया है कि अम्ल की जो धातु बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या होती है, तो वो है अम्ल जो HCl है और धातु बाई कार्बोनेट है जो NaHCO3 है, राइट। तो इसके साथ में जब क्रिया करता है तो NaCl CO2 तथा जल का निर्माण होता है। तो बात तो वही है, धातु कार्बोनेट की क्रिया करे चाहे धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, लेकिन CO2 प्लस जल को बनना निश्चित है और लवण का बनना भी निश्चित है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप नोटिस कर लेंगे इस बात पॉइंट को, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको और सरल वीडियो में पहुँचाऊँ आपके लिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें है चूने के पानी का टेस्ट जो है वो किस तरह से करते हैं। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। और यहाँ पर जो जितनी मैं हेडिंग ले रहा हूँ, जितनी भी हेडिंग आपको समझा रहा हूँ, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आया ना आ सकता है। यही NCERT CBSE के फुल पैटर्न होते हैं, राइट, सिलेबस में। तो सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है, फिर तो पढ़ने को बहुत सारा मटेरियल बन जाता है चैप्टर के नाम पर ही। आगे जो बड़ी बड़ी कक्षाएँ होंगी उनमें और ही क्लियरिटी डिटेल से ये मिल जाएंगे। तो फिलहाल सिलेबस में ही रहना है। तो यहाँ पर Ca यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जो गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर जो होता है, जो चमक प्राप्त होता है और ये जल का निर्माण हो रहा है, राइट। दूसरी वाली जो रिएक्शन है, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट पर जल को अधिक प्रवाहित करेंगे और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा, CaHCO3 का होल्टॉइस यानी ये जल में घुलनशील वाला अवक्षेपण प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरी हेडिंग, जो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि धातुओं पर अम्ल तथा क्षार की क्या प्रक्रिया होती हैं, धातुओं पर क्या थी, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट पर क्या थी। नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया क्या करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये वाला कि अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराएं तो क्या होता है। तो अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर के लवण तथा जल बनाते हैं। नोटिस करना इस पॉइंट को। और इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अब आ जाता है ऐसे करके। तो यहाँ देखना, जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होते हैं, वही क्रिया उदासीनीकरण क्रिया अभिक्रिया कहलाती है, राइट। तो यानी अम्ल के द्वारा क्षारक का प्रभाव नष्ट हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाए, तो ये जो आपस में प्रभाव नष्ट करने की जो क्रिया होती है, परिणामी स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसी अभिक्रिया को तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। और यहाँ पर ये जो समझाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के व्यू समझाया गया है कि प्रबल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं,
प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं, जल बनता है। ऐसे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर के क्षारकीय लवण बनाते हैं तो जल बनता है। और ऐसे प्रबल अम्ल और क्षारक मिलकर प्रबल प्रबल दोनों ही हो जाएं तो उदासीनी लवण बनता है, और दुर्बल दुर्बल दोनों ही हो जाएं तो भी उदासीनी लवण बनता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा रहा होगा, पहले वाले पॉइंट में आपको मैं बताऊं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक यानी दोनों ही अलग अलग हो जाएं तो अम्लीय लवण बनेगा, यानी ये प्रबल जो होगा उसकी भिन्नता मात्रा ज़्यादा होगी। और जो मैंने यहाँ तो बताया था कि जो प्रबल होता है उसकी ही मात्रा ज़्यादा होती है, यानी प्रबल यहाँ क्षारक है तो क्षारीय लवण बनता है, ठीक है। और प्रबल दोनों ही हैं तो उदासीन हो जाएंगे, और दुर्बल दोनों ही हैं तो भी उदासीन लवण बनाएंगे, राइट। तो ये पॉइंट थोड़े से कई बार पूछे जाते हैं पेपरों में, तो आप यहाँ पर नोट डाउन करें। और अगला जो क्वेश्चन आंसर मैं बताऊँ तो आगे की तरफ बढ़ें। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है, यानी अम्ल के साथ में रिएक्शन क्या करता है। अम्लों के साथ जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसे अभिक्रिया करता है। धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है कि धातु के साथ में ऑक्सीजन का होना धात्विक ऑक्साइड की रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो बताऊँ इसमें इस वाले पॉइंट में धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन करके यानी अच्छे से लिख कर रखना और दिमाग में थोड़ा सा सेव भी रखेंगे आप। इसलिए जब आप बार बार लिखेंगे, जहाँ जितनी मैं बता दूँ आपको, जितनी बार आप लिख लेते हैं तो आपका दिमाग उन्हें कैच कर लेता है, ओके। तो अब मैं आगे बताऊं तो यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड प्लस HCl अम्ल जो बनता है वो उसके साथ कॉपर क्लोरीन कॉपर क्लोरीन बनता है और यहाँ पर जल का निर्माण हो जाता है। और ये जो है वो लवण है, यानी कॉपर का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलकर के CO2 जल बना लेता है, राइट। तो कॉपर क्लोराइड बनाने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, जैसे कि यहाँ बताया गया कि रंग यहाँ दिखाया नहीं गया क्योंकि अभिक्रिया हो नहीं रही है। प्रैक्टिकल की एक प्रयोगशाला अलग चला देंगे तो इससे प्रैक्टिकल भी एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको सीखने के लिए ही ये क्लास चलाई जा रही है, रटाने के लिए नहीं, राइट। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ देखा जाए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है। एग्जाम्पल में ये धात्विक ऑक्साइड बताया गया जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके साथ में ऑक्सीजन होगा वो ऑक्साइड होता है, राइट। तो मैं आगे बढ़ूँ और आपको और क्लियर करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता था कि अधात्विक ऑक्साइड होंगे जिनमें धातु होगी नहीं, वो सब क्षारक के साथ में कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण प्लस जल बनता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्षारक जो है NaOH है, उसकी जो क्रिया करा रहा है CO3 प्लस जल का निर्माण हो रहा है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है, एसिडी होती है। और इन्हें जल में घुलने पर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित भी होती है, लाइट बनती है इनसे, राइट। तो अगला वाला जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बन जाता है वो है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, यानी जल में घुलने पर ये क्या होगा कि जल की उपस्थिति में अम्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम्ल यानी एसिड के लिए अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन यानी H3+ आयन हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो जल में घुलने पर H+ और H2 यानी H3O बनाता है, जैसे कि HCl, और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर H3O और क्लोरीन मुक्त हो जाता है। ऐसे जल की उपस्थिति में क्षारक जो है OH आयन उत्पन्न करते हैं और एसिड क्या करते हैं, H+ आयन, राइट। तो नेक्स्ट की बात करें तो NaOH जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम प्लस और जो ऑक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन अलग कर देता है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जल में घुलने पर मैग्नीशियम आयन अलग तथा ऑक्साइड आयन अलग हो जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ अब ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से यहाँ पर दिया गया है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये पॉइंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट लग रहा होगा आपको। एक बार जब वीडियो को पुश करके दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बताऊँ, इसको क्लियर करूँ तो सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इससे प्रैक्टिकल के द्वारा आपको समझाया जा सकता है। और जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, लेकिन सभी घुल जाएंगे उनको हर एक, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी क्षार होंगे, पर जल में घुलने वाला क्षारक होता है, ऐसा डेफिनेशन कहती है। सभी क्षारक क्षार होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार जो हैं वो क्षारक हो सकते हैं, यानी जल में घुल सकते हैं, लेकिन हर जल में घुलने वाला क्षार ही नहीं होगा। तो राइट, अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जल के साथ अम्ल क्षारक को मिलाते हैं समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, यानी जल को पहले से रख लें और बाद में ही अम्ल या क्षारक को उसमें डालें, ना कि अम्ल में जल में कभी नहीं डालें। अम्ल में से अम्ल इकट्ठा कर लिया उसमें जल डाल रहे हैं, तो ये गलत है, यानी रॉन्ग वे। हिलाते रहना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा छिपी होती है। ऊष्मा छिपी का वर्ड आप पहले भी अध्याय में जान चुके हैं, मतलब यहाँ भी बता दूं आपको, ऊष्मा छिपी का मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न होना अभिक्रिया के टाइम पर। और यहाँ पर है लास्ट ज़्यादा पॉइंट है, यह है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं।
साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच या पात्र टूट सकते हैं। ये जो रिएक्शन थी वो अगला यही रिएक्शन थी कि आप एसिड में क्या करना, क्या जल नहीं डालेंगे, आप एसिड में जल को नहीं डालेंगे, राइट। आप एसिड में और करना क्या, जल में एसिड को डाल सकते हो और उसको हिलाते रहना चाहिए इसको, तो ये रिएक्शन सही होगी। अगर ऐसा आप करेंगे तो वो कांच का पात्र है वो टूट सकता है। अब यहाँ से जो अगला पॉइंट है, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, तो ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो कक्षा 11, 12, 6, 7 सबकी वीडियो आने वाली है इस चैनल पर कंटिन्यू, एक्सपर्ट के द्वारा लाइव क्लासेस भी होने वाली हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।